जो लफ्ज है संगीत, ये 3 परफॉर्मेंसेस का ना, 3 अदायगियों का एक मजमुआ है, जिसमें हम ये वैसे तो है सम और गीत। ये सम होता है साथ में मिलके, ठीक है, जो अटैच होके गाना गीत का। गीत तो एक शायरी है, लेकिन इसके साथ कुछ लवाजमात मिल जाते हैं। लेकिन इसके जो अदायगियों के तरीके हैं वो 3 हैं। इसमें एक तो इंसानी आवाज़ होती है जो उस शायरी को अदा कर रही होती है, गीत को अदा कर रही होती है, उस गले से मुख्तलिफ अल्फाज निकल रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे उसका साथ दे रहा होता है ऑर्केस्ट्रा, म्यूज़िक, उसमें साथ जो साज बज रहे होते हैं। मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ साज इस्तेमाल होते गए। आज मॉडर्न दौर है, आज तो एक ही इंस्ट्रूमेंट पे सारे साज निकल आते, तो साज साथ साथ ईजाद होते गए, साथ साथ शामिल होते गए। तीसरी थी अज़ा की शायरी, साथ शामिल होनी थी, वो था रक्स। ये गाना बजाना और साथ में रक्स, ये 3 चीज़ें मिलके संगीत बनता है। तो संगीत का एक ही मानी नहीं लेना चाहिए कि संगीत का मतलब है कि एक गाना बजा साथ में साज होगा, बस। संगीत 3 चीज़ों से मिलके बनता है, और ये तीनों चीज़ें साथ साथ परवान चढ़ी, इनका बाकायदा सिलेबस बना। आप गौर करेंगे तो कथक डांस हो गया या क्लासिकल डांस हो गया, इसका बाकायदा तौर पे सिलेबस है। ये ऐसे मुंह उठा के अज़ा को नहीं हिलाया जाता, हर लफ्ज़ के लिए अज़ा की अदायगी अलग अलग है। तो खैर, वो एक अलग शाख बन गई। वो गाने के बगैर भी एक सादा मौसीकी पे भी रक्स हो जाता था, लेकिन बीट उसके लिए भी ज़रूरी थी, बगैर रिदम के नहीं। अब अंग्रेज़ जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ के जो टैलेंटेड लोग थे, अंग्रेज़ ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया उसको, उनकी टैलेंट के इजहार के लिए। वरना ये क्लासिकी मौसीकी दरबारों के अलावा किसी गरीब आदमी की पहुंच में नहीं थी। ये क्लासिकी मौसीकी तो नवाबों की मौसीकी थी, बादशाहों की मौसीकी थी। गरीब आदमी की पहुंच में तो वो डोला माहिया टप्पा जो एक नॉर्मल सा था, वो शादी ब्याह पे जो बोल जाते थे, ठीक है, फैमिलियां बोल लेती थी, या बाहर से भी कोई अपना ढोल बजाने वाले आ जाते थे, या किसी गांव के कुछ पर्सन्स होते थे वो आके बजा जाते थे। जो बाकायदा क्लासिकल मौसीकी थी वो तो दरबारों के अलावा कभी पहुंच ही नहीं सकती थी कहीं और, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके ऊपर। तो जब ये अंग्रेज आए हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जब आके टेक्नोलॉजी दी है, तो 1913 में एक पहली मूवी रिलीज हुई, ठीक है, तो बाकायदा लोग आके देखना शुरू हुए। ये सफर तय होता गया, यहाँ पे इस पे आगे तरक्की होती गई, इसमें फिर फनकार शामिल होते गए। तो जो टैलेंटेड लोग थे वो आगे आना शुरू हो गए। इसमें अब जो गायक थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनसे पहले इनके भी उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाला वाले। तो ये जो 18वीं सदी के आखिर में, बल्कि 1800 के आखिर में, 19वीं सदी इसको बोले, तो वहाँ तक तो ये काम करते रहे। बाद में फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जैसे आ गए लोग, ठीक है, उनके भाई बरकत अली खान साहब हो गए, उनसे फिर आगे सीखने वाले लोग ये अपना उस्ताद सलामत अली खान साहब, ठीक है। ये लोग वो थे जो सीना बसीना इल्म को लेके आए थे और आगे लोगों में पब्लिक होना शुरू हो गए, अंग्रेज की दी हुई सहूलियात की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। बात यह है कि जिस कौम ने इल्म के ऊपर काम किया, उसको इस्तेमाल किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने जब ये सहूलियात दी, रिकॉर्ड बनना शुरू हुए, तो ये आम जो क्लासिकल मौसीकी खास थी, आम आदमी की कानों में भी पढ़ना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरवीज में फिर जैसे जैसे क्लासिकी मौसीकी में लंबा लंबा था। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच था, टेस्ट के बाद फिर लोगों ने ये 70 की दहाई में वनडे शुरू हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अब 2020 हो गया, फिर इवन 2-2 ओवर पे भी मैच आने शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह क्लासिकी मौसीकी के इजहार में भी सबसे पहले जो होता था, एक तरीका होता था ध्रुपद।
ध्रुपद एक बड़ा पुराना तरीका, तानसेन जो थे वो ध्रुपद बोलते थे। ध्रुपद में बहुत सारी टर्म्स जो है ना, वो तकरीबन एक राग जो है वो 3 घंटे पे 4 घंटे पे मुश्तमिल होता था। उसमें तमाम टर्म्स बोली जाती थी, अलाप बोला जाता जी। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की टर्म्स साथ बताऊंगा, और साथ ये वाजे करना है मैंने कि मोहम्मद रफ़ी साहब इन टर्म्स के ऊपर पूरा उतरे हैं और इसीलिए उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। वैसे आम ही नहीं कि गाना गा दिया और बात खत्म हो गई। तो ध्रुपद में बड़ा लंबा प्रोसेस था। फिर उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट टर्म आई, ख्याल गायकी की तरफ आए। तानसेन जो थे वो ध्रुपदीय थे, ध्रुपद बोलते थे। ख्याल का उनका एक आध का है कोई जिक्र के ख्याल भी बोला है उन्होंने, ठीक है। लेकिन बाद में तानसेन से भी बड़ी शख्सियत थी, लेकिन तारीख हमें, चूँकि जब भी ये एक अलमिया है कि जो मशहूर हो गया सो हो गया, वो चूँकि दरबार अकबरी में थे और हिंदुस्तान जो है वो अकबर बादशाह को बहुत प्रमोट करते हैं, हिंदुस्तान वाले बहुत काम किया उन्होंने, तो इसलिए तानसेन भी मशहूर हो गए। और इनके बाद जो आने वाले आखिरी बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले जो थे, इनके दौर में आए थे नेमत खान। इनका तखल्लुस था सदारंग के नाम से, नेमत खान सदारंग। इनके जो बड़े थे वो बीनकार थे। बीनकार से मुराद ये साथ में अगर कोई क्लासिकी मौसीकी को अपना ख्याल गायकी में बोल रहा है तो पीछे एक बंदा बांसुरी भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उनको हम बीनकार बोलते थे। तो इनके बड़े ऐसे थे, लेकिन ये टैलेंटेड थे। इन्होंने आके ख्याल गायकी को तरवीज दिया और ख्याल गायकी की आज जो पेश हो रही है, आज जो गीत पेश हो रहा है, आज ठुमरी पेश हो रही है, आज ख्याल पेश हो रहा है, ये नेमत खान सदारंग की मरहून मिन्नत, बड़ा नाम है, ठीक है। तानसेन जैसे अपने ज़माने में बड़ा नाम था, नेमत खान सदारंग अपने ज़माने का बड़ा नाम है। इन लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, इनके नाम हैं। जो राग बाकायदा तौर पे बरे-सगीर में चल रहे थे, तरवीज पा चुके थे, उनका ख्याल जो है इन्होंने बनाया, ठीक है। ख्याल में मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल किया, बड़ा ख्याल किया, छोटा ख्याल पेश किया कम टाइम के लिए। और इनके बाद फिर इनके शागिर्द सीना पसीना चले तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब तक बात पहुंच गई। तो फिर ज़माना ऐसे शुरू हो गया कि इस ज़माने के ये तानसेन है, इस ज़माने के ये तानसेन है, तो लोग अपने अपने वो एक स्टैंडर्ड बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। अब 1913 में आके तो मूवी बन गई। ये लोग अलग थे, ये अपने आप को वही दरबार की हैसियत से अपने आप को बादशाह समझते थे। वो कहते थे ये तो आम से लोगों का काम है, मूवी में काम करना, मूवी में गाना या कोई ऐसे गाना। लेकिन इन लोगों को भी फिर इस तरफ आना पड़ा। टेक्नोलॉजी ऐसी थी, इजहार ऐसा था, जब पब्लिक ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट इधर आना शुरू हो गई तो आना पड़ा इन लोगों को। अब 1913 से 1950 तक की दहाई में जितनी तरक्की होनी थी उसी में ये शामिल हुए और मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ शामिल हो गए। 1924 में मोहम्मद रफ़ी साहब की पैदाइश हो रही है, 24 दिसंबर 1924 में। आमतौर पे सबको ये पता होगा, कोटला सुल्तान सिंह में, ये अमृतसर के पास गांव था, वहाँ पे ये पैदा हुए। 11 साल तक इन्होंने वहाँ पे अरसा ज़िंदगी का गुजारा। तो जब बच्चा छोटा होता है ना, उसका टैलेंट वाज़े होना शुरू हो जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की ये खूबी होती थी कि उनके जैसे हर गांव में कोई ना कोई फ़कीर आ जाता है तो वो आवाज़ लगा के गाता है, तो वहाँ से लोग उसको कुछ पैसे दे देते हैं। तो वो फ़कीर भी एक उनके गांव में आता था। अब ये चूँकि इनके अंदर एक गायकी का टैलेंट था, कला थी, तो वो इसको पिक कर गए। जब फ़कीर आता था इसके पीछे चल पड़ते थे। छोटे बच्चे थे, 5-6 साल के, गांव में जैसे ऐसे घूमते होते हैं, जैसे चलते थे, फ़कीर गाता जाता था, पीछे सुनते जाते थे। गांव की आखिरी गली तक उसको छोड़ के आते थे। लेकिन जब पीछे आते थे, वापस आते थे, तो वो दोहराना भी शुरू कर देते थे। इस दोहराई का ये आलम हुआ कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इनको सुनना शुरू कर दिया गांव के लोगों में। अच्छा, वो जो फ़कीर आता है वो गाना गाता है, कैसे गाता है, सुनाओ। तो आवाज़ अल्लाह की तरफ से अच्छी थी, लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो गए गांव के लोग।
तो एक मशहूर है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने खुद भी कहा था कि फ़कीर बोलता था खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। ये वो गाना गाते हुए जाते थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब इसको याद कर लेते थे। बहरहाल मुख्तलिफ भी होंगे और भी। तो ये जैसे आम तौर पे गांव में पागां वाले हो नाम जबो मौला नाम, तो इस किस्म के फ़कीर गाते थे, तो ये पीछे पीछे सुनते थे। तो 11 साल की उम्र के बाद कुछ इनके घर वाले जो हैं, इनके वालिद साहब जो हैं, वो रोज़े अपना ये गम रोज़गारी इनको लाहौर में खींच लाया। वहाँ चूँकि ये फैमिली के तौर पे बारबर थे, नाई थे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं, इनके जो बड़े भाई थे इनमें मोहम्मद दीन साहब थे, उन्होंने आके वहाँ पे दुकान बनाई लाहौर में, ठीक है। तो वहाँ पे दुकान पे मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी आना जाना शुरू कर दिया। घर वालों ने कहा कि दुकान पे बैठा करो। तो नाई की जो दुकान होती है ना, वहाँ पे तो आप लोग समझते हैं कि थोड़ा बहुत इजहार शुरू हो जाता है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहाँ पे रिकॉर्ड सुनने शुरू कर दिए KL सहगल साहब के, कुंदन लाल सहगल साहब के। कुंदन लाल सहगल उन दिनों में एक बड़ी शख्सियत थी, गायकी में, प्लेबैक सिंगिंग में, फिल्मों में वो गाते थे, तो उनके गाने आ जाते थे। तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड याद करते थे। तो वैसे ही वही गांव वाला माहौल, यहाँ पे जो भी क्लाइंट आता था, जो भी ग्राहक आता था, साथ में ये थोड़ा सा गुनगुनाते थे तो वो बड़ा खुश होता था। और फिर वो शौक से आते थे कि यार यहाँ पे एक लड़का सुरीला भी है, इसका गाना भी सुनेंगे और साथ में कटिंग वगैरह भी करवा लेंगे। तो ये इनका टैलेंट उजागर होता गया। यहाँ से चले तो आगे इनको, इनके भाई जो हैं मोहम्मद दीन साहब, इनके एक दोस्त थे हामिद साहब, अब्दुल हमीद वैसे इनको याद किया जाता है, अब्दुल हमीद साहब। उन्होंने कहा कि यार ये टैलेंटेड बच्चा है, तो इसको हम किसी ना किसी प्रोग्राम में लेके जाते हैं। तो एक दफा एक लाहौर में प्रोग्राम हुआ जिसमें कुंदन लाल सहगल साहब ने आना था। सहगल साहब की आवाज जो थी वो बगैर माइक के इतना पब्लिक होल्ड नहीं कर सकती, इस किस्म की उनकी टून क्वालिटी थी। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस प्रोग्राम में ये लोग गए हैं वहां पे लाइट बंद हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये वाकया इनके लिए बड़ा संगे मील है कि यहाँ पे आके जब ये लाइट बंद हुई है तो जो अब्दुल हमीद साहब थे उन्होंने आगे होके कहा कि भाई जितनी देर में सहगल साहब लाइट बंद में नहीं गाएंगे तो उतनी देर में इस बच्चे को गवा ले, तो ये उतनी देर पब्लिक को होल्ड कर लेगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने सहगल साहब के 2-3 गाने सुना दिए, लेकिन इनकी आवाज़ जो थी इनमें, इसमें उठान काफ़ी थी, ज़्यादा पब्लिक को होल्ड कर सकती थी। सहगल साहब ने जब ये खुद सुना तो वो भी हैरान हो गए कि यार ये तो आवाज़ मुझसे भी सुरीली है। तो वहाँ पे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मौसीकार थे श्याम सुंदर, वो आए हुए थे। श्याम सुंदर साहब ने जब मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना तो खुद ही इस प्रोग्राम के बाद वो अपना कार्ड दे गए इनको, अपना पता दे गए कि यार इस बच्चे को मेरे पास लेके आना, मैं इसको काम दूंगा। खैर ये बातें तो होती गई, मुख्तलिफ महफिल में जाते गए, वहाँ पे अपना फ़न का इजहार करते गए। लेकिन साथ में अब्दुल हमीद साहब ने इनके साथ जो नेकी की है वो ये की कि इनको कुछ उस्तादों के पास ले गए। उसमें उस्ताद छोटे गुलाम अली साहब का भी नाम आता है, ठीक है, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब का भी नाम आता है, कुछ लोग तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को भी, वो भी इन दिनों लाहौर में ही थे, उनका भी बताते हैं। उस्ताद बरकत अली खान साहब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के भाई थे, जो आजकल है ना गज़ल गायक गुलाम अली साहब, इनके उस्ताद हैं उस्ताद बरकत अली खान साहब। उनके पास भी गए, वहां से ज्ञान लिया। उनके अंदर सुर तो खुद नेचुरल था अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन साथ में ताल नहीं थी। ताल जो है वो तालीम के बगैर नहीं आती। तो ये जो ताल के साथ चलना होता है, घोड़े को भगाना होता है, ठीक है, ये मौसीकी में बड़ा ज़रूरी होता है।
बेसुरा तो चल सकता है, बेताला नहीं चल सकता मौसीकी में। तो ताल बड़ी जरूरी होती है। ताल को यहां पे आके सीखा, तो अब ये अपनी किस्मत आजमाई के लिए, चूंकि फिल्म जो है वो सारी बम्बे में स्टूडियोज थे, लाहौर में गए थे, रेडियो पाकिस्तान में गए, गाना गाया, रेडियो पाकिस्तान से रिजेक्ट भी हुए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मोहम्मद रफी साहब रिजेक्ट भी हुए। अब देखें कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर का क्या स्टेटस होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा। लेकिन उन दिनों जो कि शुरुआत के दिन थे, ठीक है, तो गायकों के लिए पूरा नहीं ऐसे उतर रहे थे। कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बम्बे चले गए। बम्बे में जाके वो श्याम सुंदर साहब से मिले। वहां पे जाके पंजाबी फिल्म थी गुल बलोच, उसमें उनको थोड़ा सा काम मिल गया, ठीक है। फिर वहां पे तोती बोलता था मौसीकार नौशाद साहब का। नौशाद साहब भी इन्हीं कठिन हालात में जिंदगी की मेहनत करके आए थे। नौशाद साहब, जब मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र हो और नौशाद साहब का जिक्र ना हो तो ये बिल्कुल ज्यादती होगी। नौशाद साहब के पास ये उनके वालिद साहब की सिफारिश लेके गए, एक खत लिखवाया। उन्होंने खत में लिख दिया कि ये बच्चा अच्छा गाता है, इसको भी कहीं जगह दे देना। तो नौशाद साहब ने उनको शुरू में कहा कि चलो आप लोग मेरे वालिद साहब की सिफारिश लेके आए हो तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, एक कोरस है इसमें आप शामिल हो जाना। वो कोरस हिंदुस्तान के का कोई मिली तराना था, उसमें शामिल हो गए, गवा दिया। उस कोरस में बताया जाता है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अलाउद्दीन साहब, सर तो जानते होंगे अलाउद्दीन साहब को, बड़े जज्बाती किस्म के अदाकारी थी उनकी, वो भी कोरस में शामिल थे। KL सहगल भी साहब भी शामिल थे। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब की एक विश भी थी, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी कि एक दफ़ा मुझे KL सहगल साहब के साथ गवा दें। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को इंट्रोडक्शन मिला। ये नौशाद साहब का एक फिल्म थी जुगनू, जुगनू मूवी थी। इसमें एक गाना था, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। एक्चुअली ये गाना था KL सहगल साहब ने, और नूरजहां जो थी उस वक्त डेवलप हो चुकी थी, अपने ज़माने की एक अच्छी सिंगर बन चुकी थी। नूरजहां को जब ये पता चला, मलका तरन्नुम नूरजहां को, कि ये छोटा बच्चा ये गाएगा, तो उन्होंने गाने से पहले इनकार कर दिया था। तो फिरोज निज़ामी साहब जो नूरजहां के पहले हस्बैंड थे, वो इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इस बच्चे को सुन लो, ये तुम्हारे साथ कैसा गाता है, फिर देख लेना, जैसे आपका फैसला होगा हम KL सहगल साहब का इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात नहीं है, वो आजकल अवेलेबल नहीं है। तो जैसे इन्होंने रिहर्सल शुरू की है, रिहर्सल में ही मैडम नूरजहां जो है वो ज़्यादा मज़ा लेने लगी कि ये बच्चा तो उससे भी ज़्यादा सुरीला है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गाना तो अब इन्हीं के साथ ही गाऊंगी। तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ से मोहम्मद रफ़ी साहब को एक उठान मिली। लेकिन इसके बाद एक फ़िल्म आई थी दिल लगी, जिसमें एक गाना था, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया। ये गाना और ये यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, अब अगर आप नोट करें तो KL सहगल साहब की नकल में मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ उस जैसी निकले, वैसे ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये गाना जो था, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, राग एमन पे ये मुश्तमिल था गाना। तो ये गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब की जो अदायगी थी, साउंड क्वालिटी थी, वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ थी। और आप कभी सुने तो किसी को मौसीकी से दिलचस्पी होती है, तो कोई सुनना चाहता है चीज़, तो क्लासिकी मौसीकी में जिसको ख़ास तौर पे दिलचस्पी है, तो इस गाने के अंदर ही आपको रूहानियत नज़र आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद वो जलती पे तेल जैसे होता है कि सोने पे सुहागा कह लें, कि मौसीकार नौशाद साहब की ये मौसीकी है, मौसीकार नौशाद साहब ने पहले दी। अब फिल्म दुलारी जो है, इसमें गाना सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे,
ये गाना जैसे होता है किसी शायर का दीवान होता है, तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट होता है। मैं जब क्लासीफाई करता हूँ, ये गाना जो है ना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। हम साइंस से रिलेटेड लोग जो है ना, जब कोई चीज़ का टेस्ट करते हैं, पहले एक चीज़ स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है, अब दूसरी चीज़ की वैल्यू लेते हैं कि ये इसके कितने करीब है। तो ये अब स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना, इसमें 100% परफेक्शन है। आप इस गाने के अंदर कुछ बोल जो हैं वो सुनेंगे, उस पे उस एंगल से देखेंगे कि मुर्गी किस तरह से अदा हुई है। सुहानी कहना जो है ना, इसको सुहाना बनाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, वरना ये सुहानी नहीं थी। रात सुहानी इस तरह नहीं थी जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने सुहानी को अदा किया। लेकिन अब वो पहला जो मूवी का था वो गाना, बाद में 1978 या 79 में भी उन्होंने दूरदर्शन पे रिकॉर्ड करवाया था, वो वाला नहीं, वो पहला जो था उसको आप सुनेंगे, उसकी टोन क्वालिटी और है। अच्छा, इसके बाद यहां तक तो मोहम्मद रफ़ी साहब एक प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे इंट्रोडक्शन होना शुरू हो गया कि लड़का आया है, अच्छा गाता है, पब्लिक इसको मांग रही है, तो इसको मूवी में ले लें। ये अपनी जगह पे जो गायकी के घराने थे, मौसीकार थे या कुछ मौसीकी से रिलेटेड बंदे थे, अभी उनके आगे कोई चीज साबित नहीं हुई थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसके बाद उनको जो संगे मिल मिला वो भी मौसीकार नौशाद साहब की वजह से मिला। तो एक फिल्म आई बैजू बावरा, ये खालिस्तान फिल्म जो थी वो क्लासिकल मौसीकी पे ही थी। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जैसे हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो शहनशाह जलालुद्दीन अकबर को बहुत प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे भी उनका एक थीम था। वैसे बेसिकली इस फिल्म का जो एक थोड़ा मैं अपने हिसाब से नेगेटिव पहलू देख लेता हूँ कि वो अपने गायक को इसमें प्रमोशन देना चाह रहे थे, बैजनाथ को, तो उसको बेजू यहाँ पे वो बावरा बना दिया। साथ में मूवी में कंडीशन उसकी ऐसी, नाम था वो इन्हीं के ज़माने के थे, बैजनाथ, तानसेन के ज़माने के। तो आप फिल्म में देखेंगे कि तानसेन और बैजनाथ का वहाँ पे मुकाबला भी करवाया जाता है और बैजनाथ को जितवाया भी जाता है, ठीक है। लेकिन इस मूवी के अंदर जितने गाने थे, हर गाने का एक तो राग अलग था और उस राग की प्योर फॉर्म में थे, कोई भी मिशर नहीं था। यानी मिशर से मुराद होता है कि राग से थोड़ा सा हटके भी, जैसे दुलारी फिल्म का गाना सुहानी रात डाल चुकी, इसको कभी राग पहाड़ी पे नहीं कहेंगे, इसके साथ अदा करेंगे पहाड़ी मिश्रा, क्योंकि थोड़ा सा हटके था पहाड़ी से। लेकिन इस फिल्म के गाने सारे प्योर क्लासिकल थे और इसमें क्लासिकल टर्म्स यूज हुई थी, जैसे गायकी की टर्म्स होती हैं। आप जैसे मैंने शुरू किया, धुरपद, ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी, बंदिश, ठीक है। इसके बाद फिर कोई दादरा या गीत वगैरह आता है। इस फिल्म में ठुमरी भी थी, इस फिल्म में ख्याल भी था, इस फिल्म में गीत भी था। फिल्म का स्टार्ट जो है वो ख्याल से होता है। आप उस्ताद अमीर अली खां की आवाज़ में इसका स्टार्ट होता है, जैसे ही तोरी जय जय करतार। करतार वो एक बड़ी कुव्वत जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है, तो वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तानसेन गा रहे हैं दरबार अकबरी में, तोरी जय जय करतार, रागपुर या दिनाशरी में। साथ में मेरी दिलचस्पी है कि कोई भी गाना हो तो उस पर राग कौन सा है, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा। यहां से गाना स्टार्ट होता है, तो मूवी स्टार्ट होती है। यहां पे मोहम्मद रफ़ी साहब को संगे मिल मिला। वो एक्चुअली तो गाना मशहूर हो गया, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये गाना तो एक दुखी इंसान का था जो दुनिया से ठोकरें खा चुका था। किस तरह इसकी कंपोजिशन बनी है, बनाया इन्होंने राग दरबारी में, और इसके जितने स्टैंजा थे, 4 अंतरे थे, तो 4 के 4 ही डिफरेंट स्टाइल में हैं। ये नहीं है कि अंतरा एक ही स्टाइल में हुआ है और स्थाई भी एक स्टाइल में हुई है, 4 डिफरेंट स्टाइल में है और पूरे तरीके से मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको निभाया। ये गाना मशहूर हुआ और
इसलिए भी कुछ मशहूर हो गया कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में एक शख्स को सजाए मौत दी गई, तो उसने भी आखिरी ख्वाहिश में यही रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वाला गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का सुना देंगे। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले। अच्छा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब इस फिल्म की वजह से पहचान में आए। मोहम्मद रफ़ी साहब क्लासिकल गायक हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब फोक गायक हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब नॉर्मल गीत गा सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ख्याल गा सकते हैं, बंदिश गा सकते हैं। ये सारी की सारी टर्म्स इस मूवी में शामिल थी। तो यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब बाकायदा तौर पे वाजे हुए क्लासिकल दुनिया के आगे कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गाना ही नहीं गाता। जब ये एक भजन था उसको क्योंकि वो शायरी भजन टर्म की थी तो इसलिए उसको भजन बोल देते हैं, एक्चुअली वो एक बंदिश थी। तो वो था मन तड़पत हरि दर्शन को आज, राग मालकौंस में ये बंदिश थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब ये बोला है, गाना ये आया है, तो इस पे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का बयान था कि आज अगर तानसेन जिंदा होते तो इससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ ना होती। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का खासा है। आप सुनिएगा कभी, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े शकरे ताज। ये गाना ये एक्चुअली राग मालकौंस की बंदिश थी। इस पे आके क्लासिकल गायक जो है ये मानने पे तैयार हो गए, कायल हो गए कि मोहम्मद रफ़ी साहब क्लासिकल भी बोल सकते हैं। अब जो है ना, मोहम्मद रफ़ी साहब का फ़न का आगाज़ होता है और यहाँ पे आके इन्होंने सीखा है। जो पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पहले के सिंगर थे ना, सन 50s के जो आते थे, वो सिंगर सीख के आते थे। आज ये अलमिया आ गया है कि सिंगर सुन के आते हैं, वो किसी ना किसी को सुन कर आते हैं, वही गा कर आते हैं। सीख कर आना और सुन कर आना बहुत मुख्तलिफ है। मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, मलका तरन्नुम हो गई, लता मंगेशकर हो गई या किशोर कुमार साहब हो गए, ये लोग सीख कर आए थे। वहां पे आके फिर मौसीकारों ने इनको जो सिखाया, अब ये इनका फनी दौर जो है ना वो शुरू होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब जो हम जानते हैं मोहम्मद रफ़ी, वरना तो पहले मोहम्मद रफ़ी एक फीको के नाम से जाने जाते थे कि फीको इधर गया तो फीको उधर गया। लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी बने हैं तो इनका पाला किस किस से पड़ा है और कैसी कैसी बला शख्सियत थी वो, और कैसे कैसे इन्होंने गवाया। यहाँ पे गुफ्तगू का सही आगाज। अब यहाँ आगाज नौशाद साहब का तो हमने कर लिया। नौशाद साहब के और भी गाने, मुगल आजम का जिक्र ना करें तो बात बनती नहीं है। एक ही गाना मुगल आजम का जो सबसे मुश्किल था वो मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया गया, जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आज़ाद। इसके चौथे अंतरे में देखें आवाज़ की उठान को, इससे ज़्यादा उठान नहीं हो सकती। जितना सही इस्तेमाल नौशाद साहब ने किया है ना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का, कम ही लोगों ने किया है। तो सही टैलेंट उनका वहां पे उजागर हो गया था। इससे और स्टैंडर्ड आवाज़ नहीं हो सकती इस गाने के अंदर। हालांकि उस गाने में, गाना मशहूर हुआ था, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, वो लता मंगेशकर साहबा के थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के दो ख्याल इसमें बड़े मशहूर हुए, जिसका बड़ा मशहूर चर्चा है कि 50,000 रुपया 1950 और 55 की दहाई के दरमियान इन दो गानों का लिया गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने उस प्रोड्यूसर से लिया था मुगल आजम के, और गाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसे चर्चा कर दिया कि यार बस अगर तुमने गवाना है तो ठीक है, मैं 25,000 रुपया एक गाने का लूंगा। तो उन्होंने 50,000 आगे रख दिया कि खान साहब आप आ रहे हैं, इनकार नहीं है। लोग फन के कदरदान थे। लेकिन जो एक्चुअल गाना था जिसपे जान निकलती है, वो फिल्म की जान भी है, वो मोहब्बत जिंदाबाद है, और वो मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया गया। इसके अलावा अपना नौशाद साहब ने एक और फिल्म थी, नाम मुझे याद नहीं है, अपना
ताजमहल के ऊपर था गाना, एक शहनशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, हाँ जी, साहिर लुधियानवी साहब का गाना। ये राग ललित में गाना पेश किया, मोहम्मद रफ़ी साहब का ड्यूट था, ये नौशाद साहब ने गवाया। और फिर आज पुरानी राहों पे कोई मुझे आवाज ना दे, ये गाना राग भीम पलासी पे मुश्तमिल है। लेकिन आप एक चीज देखें, अभी इनमें 2-3 हीरोज आ रहे हैं। बेजू बावरा में भारत भूषण आ गए, ये अपना मुगले आजम हो गई, या आदमी फिल्म जिसका मैंने अभी गाने का जिक्र किया, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, दिलीप कुमार साहब हैं। आवाज की अदायगी वैसे ही शो हो रहा है जैसे दिलीप कुमार साहब गा रहे हैं, जैसे भारत भूषण साहब गा रहे हैं, ठीक है। इनसे ज्यादा प्लेबैक सिंगर की अदायगी कम से कम आइंदा 1-8 सदी में, तो अब तो जो कंप्यूटर का दौर आ गया है ना, तो बात ही खत्म हो गई, कोई अदायगी हो नहीं सकती प्लेबैक सिंगिंग में। प्लेबैक सिंगिंग से मुराद होता है कि पीछे गा कोई और रहा है, अदा कोई और कर रहा है, लिपसिंग किसी और की है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि वही है। जॉनी वॉकर आ जाए तो वो भी वैसे ही, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, ये मालिश, एक मालशिए का गाना है, ठीक है। जॉनी वॉकर साहब गा रहे हैं तो वैसे ही गा रहे हैं, वैसे ही महसूस हो रहा है कि वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं। अच्छा, शंकर जयकिशन साहब ने इनको गवाया। शंकर जयकिशन साहब का कमाल ये लोग अपनी फील्ड के जादूगर थे। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब अपने आवाज के जादूगर थे, ये लोग भी अपनी फील्ड में पूरे मुकम्मल शख्सियात थे। और इन लोगों को सहूलत ये हुई कि मोहम्मद रफ़ी साहब को, यहाँ आप कह लें कि मोहम्मद रफ़ी साहब इनके लिए एक मोम की हैसियत थे। वो जिस सांचा, जैसा भी सांचा बनाते थे मौसीकार मोहम्मद रफ़ी साहब, मोम वैसे ही डाल के पिघल के उसी सांचे में डल जाती थी। तो ये मौसीकारों को ये बड़ी सहूलत हो गई कि हम मौसीकार के जहन में, दिमाग में और उंगलियों में जो चीज चल रही होती थी वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गले में होती थी। जो ख्याल उनके जहन में आता था वो उंगलियों से अदा होता था हारमोनियम की, और मोहम्मद रफ़ी साहब के गले में होती थी वो चीज, जो चीज वो आइडियलाइज करते थे। तो ये शंकर जयकिशन के जो मशहूर गाने हैं, जैसे बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, या दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, ये मैंने गाने इसलिए इनका जिक्र किया है कि ये गाने फिल्म फेयर अवार्ड में नामजद हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, तो उनमें से 3 फिल्म फेयर अवार्ड शंकर जयकिशन के म्यूजिक पे मिले हैं। इनमें सबसे पहला 1961 में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, फिर उसके बाद दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, और फिर बहारो फूल बरसाओ। ये बहारो फूल बरसाओ और दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, ये दोनों मुख्तलिफ अलग फिल्में हैं। जैसे सूरज फिल्म थी बहारो फूल बरसाओ, और ब्रह्मचारी थी ये दिल के झरोके में। ये दोनों गाने राग शिवरंजनी पे मुश्तमिल थे। आप देखेंगे तो दोनों का टेस्ट सेम है तकरीबन, लेकिन एक थोड़ा पॉप के अंदाज में था, एक थोड़ा दूसरे क्लासिकल के अंदाज में है, गीत अंदाज में। ये गाने चले। इसके बाद इनका जो शंकर जयकिशन का जो म्यूजिक है, जैसे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, ठीक है, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे। आप देख लें, ये मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं, सारे गाने गा रहे हैं, अंदाज मुख्तलिफ है, आवाज मुख्तलिफ है, शख्सियत एक। इसके बाद अब आ जाएं, अब ओम प्रकाश नैयर साहब का जिक्र ना करें, वो भी लाहौर से थे, मोहम्मद रफ़ी साहब भी लाहौर से थे, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए ओम प्रकाश नैयर, जिनको ओपी नैयर के नाम से जानते हैं। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। अच्छा, ओम प्रकाश नैयर साहब के जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बड़े गाने हैं, तो उनमें जैसे ये दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। लेकिन जो कश्मीर की कली थी फिल्म,
जिसमें शम्मी कपूर साहब थे। इसमें तो शम्मी कपूर साहब को जितना भी क्रेडिट मिला है वो सारे का सारा मोहम्मद रफ़ी साहब की वजह से मिला है, बल्कि बहुत सारे हीरोज जो हैं उनको उनकी फिल्में मशहूर ही मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों की वजह से हुई थी। इस फिल्म के गाने ही हैं, स्टोरी में कोई जान नहीं है, लेकिन गाने आप सुन लें तो ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ठीक है, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये गाना तो आप कहीं पे भी किसी मूड में भी लगा लें, ठीक है। ये ओम प्रकाश नैयर साहब का म्यूजिक है। और इसी गाने में इशारों इशारों में दिल लेने वाले, और इसके अलावा मुझे इश्क है तुझी से, ये इस फिल्म का नहीं है, अलग फिल्म का है, लेकिन ये ओम प्रकाश नैयर साहब का म्यूजिक है। ये लोग जो थे, ये इनके जहन में जो ख्यालात आते थे सिचुएशन के हिसाब से, किसी को अपना गमगीन सिचुएशन देनी है, खुशी की सिचुएशन देनी है, तो किस तरह ये अदायगी लेनी है, ये सारी चीज़ें इनको मोहम्मद रफ़ी साहब के यहाँ मिल जाती थी। अच्छा, मदन मोहन साहब की जो मशहूर फिल्म थी हीर रांझा, हीर रांझा मूवी राजकुमार साहब पे बनी है। उसमें आप देखें गाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इसमें भी अंतरे जो है ना, इसके अंतरा कहते हैं गाने के दरमियान वाले पोर्शन को, दरमियान वाले स्टैंजा को, इसमें मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है, ठीक है। दो मुख्तलिफ अंदाज में 4 अंतरे हैं। गाना जो है वो थोड़ा सा हाई नोट पे है और बार बार गवा रहे हैं। मदन मोहन साहब ने ये गाना जो है इसके 4 से 5 टेक लिए हैं, एक टेक में ये गाना नहीं हुआ, बार बार गवाया है उन्होंने ये गाना, और यही फिल्म का बेहतरीन गाना था, ठीक है। हालांकि और भी लता मंगेशकर साहबा के गाने, लेकिन इस फिल्म में एक गाना ऐसा था जो ड्यूट था, और वो 2 गाना प्योरली विस्परिंग पे था, जैसे कान में सरगोशी हो रही है, ठीक है। तो अदायगी इस गाने में देखें कहां पे हाई नोट लग रहे हैं और कहां पे सरगोशियों में गाना चल रहा है। फिल्म के आखिर में वो गाना चलता है, मुझे बोल याद नहीं है, लेकिन वो गाना प्योरली विस्परिंग पे था। इस तरह की सरगोशियों में गाना बड़ी मुश्किल से गाया जाता है, वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब की अदायगी है। अब हमारे यहाँ तो अदायगी की टर्में मैंने जो आपको बतानी थी वो और हैं, लेकिन ये चीजें और हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं। गाना भी हो, उसमें आवाज की तमाम टर्म्स भी इस्तेमाल हो और साथ में एक एक्सप्रेशन भी हो, तो ये सारी चीजें एक ही शख्सियत के यहां मिल रही हैं। वरना कोई बड़े सगीर में ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके यहां आप कवाली भी गवा लें, आप ख्याल भी गवा लें, आप नात भी गवा लें, आप कुछ भी करवा लें, लेकिन इतनी चीजें नहीं मिलती हैं किसी के पास। हर एक की कोई ना कोई 1-2 स्पेशलिटी होती है। जैसे मेहदी हसन खान साहब की स्पेशलिटी है गजल, गीत में वो कुछ आ जाते हैं, लेकिन वो जो ठहराव वाले गीत हैं, शोक चंचल गीत नहीं है, जान पहचान हो, ठीक है। ये वाला गाना शोक चंचल मैंने रफ़ी साहब का बोला है, ये इत्तेफाक से जिक्र आ गया, हॉलीवुड में फिल्म आई थी 2002 में, वहां इसका टाइटल सॉन्ग बन गया था ये जान पहचान। प्योरली रॉक एंड रोल गाना है। ये सारी चीजें मोहम्मद रफ़ी साहब के यहाँ मिल रही हैं। अब इनके अलावा मदन मोहन साहब का तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये झुके सुबह चले, सॉरी ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पर, ये राग झंझोटी में गाया हुआ गाना। राग झंझोटी में मशहूर गजल, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, ठीक है। ये इस गाने की अदायगी में भी कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब कभी आंखों की अदायगी देखिए जरा, ये आम सी नहीं है, ठीक है, बड़ी खास किस्म की अदायगी है। कहने में तो वैसे ही तेरी आंखों ये भी कहा जा सकता था,
लेकिन मुर्गी के साथ अदा करना, ये मोहम्मद रफ़ी साहब में मुर्गी हर कोई सिंगर तो कर लेगा। तेरी आंखों, ये आंख वैसे नहीं कह दिया, थोड़ा सा मुर्गी के साथ अदा हुआ, तो लेकिन खास अदायगी मोहम्मद रफ़ी साहब की है, ये वैसा हम अदा नहीं कर सकते। तो नौशाद साहब कहा करते थे कि भाई आप मोहम्मद रफ़ी साहब से अच्छा गवा लेंगे, आप मोहम्मद रफ़ी साहब से बुरा गवा लेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसा नहीं गवा सकते।